हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेशियम क्षेत्र के अंतर्गत गॉस के नियम के अनुप्रयोग को देखते हैं। आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग में गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझें और आप समझने की कोशिश करें। बहुत सरल है ये। तो देखते हैं हम थ्योरम को। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये रिवीजन मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़े हैं। तो इस यूनिट में हमने मतलब कि चैप्टर 1 में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 1 में हमने स्थिर वैद्युतिकी में वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, ये सब की परिभाषा देखे हमने। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम और कूलाम का नियम देखे थे हमने। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य, अगर हम भौतिक शास्त्र की बात करें तो कूलाम के बाद में अब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम ये था कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, ये कूलाम का नियम था। और गॉस का नियम क्या है भाई? तो गॉस का नियम ये है कि फाई ई इक्वल, ठीक है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, ये गॉस का नियम होता है। और हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो है कैसे हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न है स्टूडेंट्स, थोड़ा मतलब कि ये लाइट हो गया तो आप समझने की कोशिश करें इसे। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की क्या करना है, हमको उत्पत्ति करना है। और ये प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो कैसे आता है प्रश्न। गॉस का प्रमेय लिखो तथा इसके द्वारा किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ऐसा प्रमेय आता है लिखने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप जो है इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ष 2021-22 की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और 2020-21 की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस प्रश्नों को देखिए, ध्यान से समझिए। देखो, प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो हमको क्या करना है, कूलाम के नियम से, गॉस के नियम से। किसके नियम से? गॉस के नियम से। मतलब कि गॉस ने ये कहा था, है ना, ये गॉस का नियम है। और कूलाम का नियम क्या होता है? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो कितनी अच्छी बात है कि हमको जो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करने बोल रहा है। तो क्या आपस में इन दोनों का रिलेशन होगा कोई ना कोई, तभी तो हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो कूलाम है, कूलाम ने जो अध्ययन किया उसी अध्ययन को आगे किसने बढ़ाया था? गॉस ने, है ना। कूलाम ने भी आवेश पर लगने वाले बल के बारे में बताया था, और जो गॉस है ना, उसने ये बताया था कि जो बल है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है, वो कैसे निकालते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कूलाम के नियम का और गॉस के नियम का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो गॉस के नियम को कूलाम के नियम की ओर लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो गॉस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और करना ही पड़ेगा हमको, तभी हमको नियम समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं अध्ययन के लिए। देखो, हमने एक पृष्ठ का निर्माण कर लिए हैं। ये एस क्या है? एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर, कौन से बिंदु पर? बिंदु ओ पर कौन सा आवेश स्थित है? प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इस बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितने दूरी पर? आर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु पी है। और इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो हमने ये बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली है। देखो, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये ई यहाँ पे है, और इस पृष्ठ पर हमने एक और अल्प पृष्ठ की कल्पना कर ली है। देखो, ये एक और अल्प पृष्ठ की कल्पना कर लिए, और इसको हमने क्या नाम दे दिए? ds नाम दे दिए। तो ये कुछ उसी तरह से जो गॉस के नियम में हमने चित्र बनाए थे। देखो, ये डी ओमेगा, ये घनकोण है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चित्र का वर्णन कैसे करेंगे। तो देखो, चित्र का वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ पे माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है।
इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। देखो वही सेम हमने जो वर्णन किया वही लिखा है इसमें। केंद्र O और r त्रिज्या का एक गोला खींचा और यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। सिंपल सी बात है कि जो भी हम गॉस का नियम अगर पढ़ रहे हैं तो हमको एक ऐसा पृष्ठ कल्पना करनी ही पड़ेगी जो बंद हो, है ना। और सभी बंद पृष्ठ जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेंगे। अब आगे क्या लिखा है, r त्रिज्या के गॉसी पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। भाई विद्युत फ्लक्स मतलब कि विद्युत बल रेखाएं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई थी कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कुल बल रेखाओं को अगर हम जोड़ दें, एक साथ उनको इकट्ठा कर ले तो हम उनको क्या नाम दे देते हैं, विद्युत फ्लक्स। हमने देखा था कि जो गॉस का नियम है उससे जो विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या निकल के आया था। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है ये देख लेते पहले तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में फाई ई इक्वल क्या होता है, ई इंटू डी एस। ठीक है, फाई ई इक्वल क्या होता है, ई इंटू डी एस। ये बात हमने पहले ही देख चुके हैं। अब हम इसमें अगर हम समाकलन करेंगे तो देखो समाकलन ये डी एस, तो ये डी एस का मान क्या होता है, 4πr²। तो हमने ये पहले भी निकाल चुके थे। फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू 4πr²। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई इंटू 4πr²। ये हमने पहले भी निकाल चुके थे। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है, फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये दोनों की तुलना करते हैं। देखो दोनों की तुलना कर ली हमने, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, जितने भी हमने गॉस के नियम के अनुप्रयोग देखे हैं वहाँ पर हमने तुलना ही किए हैं अंतिम में जाके। सबसे पहले तो हमने फाई ई का मान निकाले थे, फिर गॉस के नियम से फाई ई कितना होता है ये देखे थे, फिर उन दोनों की आपस में क्या किए थे, हमने तुलना किए थे। और तुलना करने के बाद में हमने यहाँ से क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, वही प्रोसेस हम करते आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो देखो तुलना करने पर ई इंटू 4πr² इक्वल क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ से ई का मान क्या निकल के आ गया, क्यू अपॉन 4π ε0 r²। क्योंकि ये जो 4πr² है ये इसके बटे में चला जाएगा। तो इस तरह से ई का मान क्या निकल के आया यहाँ पे, 1/4π ε0 इंटू क्यू अपॉन r²। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कुछ उसी तरह से है जैसा हमने फर्स्ट में निकाले थे ना। फर्स्ट में हमने क्या निकाले थे कि रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब गॉस के नियम से किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए जो अंतिम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आया है ना, ये क्या कूलाम के नियम से मिलता जुलता है, नहीं। अभी तो देखो हम कूलाम के नियम से हम बल की कल्पना करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो निकल के आए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ई। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्षेत्र में एक आवेश की कल्पना करेंगे। तो बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल क्या हो जाएगा, Q0। इसको Q0 भी कहते हैं, Q0 इंटू ई। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि बल अगर हम देखें तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, आवेश यानी कि परीक्षण आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो क्योंकि ये कहाँ से आया भाई, ये यहाँ से आया। देखो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q0 होता है। और जब हम यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो E का और Q0 का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो F बराबर क्या निकल के आएगा, Q0 इंटू ई निकल के आएगा। तो भाई देखो ये हो गया हमारा F का मान। अब इस F के मान में हम ई का मान रख देंगे जो हमने निकाल के लाए हैं। तो हमने ई का मान क्या निकाल के लाए थे, देखो ई का मान ये पूरा हमने जो समीकरण 1 में ऊपर निकाले हैं, क्या निकाले थे हमने ई का मान, देखो ये ई का मान निकाले थे हमने समीकरण 3 में। किस में, समीकरण नंबर 3 में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में ई का मान रख दिए। किसका मान रख दिए हमने, ई का। देखो ये जो मान हमने रखे ना समीकरण नंबर 3 से उठा के, ये पूरे का पूरा मान किसका है, ये ई का मान है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करके लिख लेंगे। व्यवस्थित मतलब ये दोनों को पास में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे Q इंटू Q0 को इधर अलग लिख दिया उसने, और ये जो 1/4πε0 है इसको यहाँ लिख दिया, और r² को यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा इसको हमने व्यवस्थित करके लिख लिए। तो अब आप इस समीकरण को देखिए,
इस समीकरण से आपको क्या निष्कर्ष निकल के मिल रहा है? देखो, कूलाम के नियम में भी सेम यही कंडीशन बन रही थी ना, बन रही थी कि नहीं? बिल्कुल बन रही थी, है ना। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? न्यूटन प्रति कूलाम, मतलब कुल मिला के ये बल का मात्रक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल का हम देखें तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही कूलाम के नियम है, या यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दूरी के ऊपर वर्ग रहता है ना, और ये इसके व्युत्क्रम में होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसको हम व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है। हमने जो है गॉस के नियम के जितने भी अनुप्रयोग देखे, उसमें से हम जहाँ पे भी हमने अनुप्रयोग देखे तो सबसे पहले हमने तो फाई ई निकाले थे। देखो कंपलसरी है, फाई ई तो सब में निकाले थे, और फाई ई निकालने के बाद में हमने गॉस के नियम का जो फाई ई है उसकी तुलना की, और फिर वहाँ से हमने ई निकाल के लाए। हमने क्या निकाल के लाए थे? ई निकाल के। ये कंपलसरी किए हमने तीनों अनुप्रयोगों में गॉस के नियम के। बस इसमें अंतिम में ये करना है हमको कि जो विद्युत क्षेत्र में एक बल्ब की कल्पना करनी है। क्यों करना है? क्योंकि हमको गॉस के नियम से किसके नियम की उत्पत्ति करनी है? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम की तो हमने क्या किया? बिंदु पी पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की है। क्यों कल्पना की? क्योंकि हमको Q0 पर लगने वाले बल के मान को निकालना है। फिर हमने क्या किए, जो बल है उसमें हमने क्या कर दिए? ई का मान रख दिए, और ई का मान रखने के बाद में फाइनली हमारे पास में जो है वो इस तरह से एक समीकरण प्राप्त हुआ। और यही है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्योंकि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है? वो ये कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पे क्या लगता था? एक नियतांक लगता था, और वो नियतांकों को हम क्या लिखते थे? के लिखते थे। याद है आपको? वो नियतांकों को हमने क्या लिखे थे? के लिखे थे। और एसआई पद्धति में जो के का मान है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो फाइनली ये वही है जो हमने कूलाम के नियम में उत्पन्न किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि कूलाम के नियम ने कैसे गॉस के नियम से अपनी उत्पत्ति की। तो देखते हैं आगे, फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये तो आपको पता ही है कि गॉस के नियम से किसके नियम की उत्पत्ति करना है? कूलाम के नियम की उत्पत्ति, है ना। तो गॉस के प्रमेय के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, है ना, या एक बिंदु की कल्पना करेंगे। उस बिंदु पर हम एक आवेश भी लेंगे, है ना, उसको क्या नाम देंगे? प्लस। और फिर इस बिंदु से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे, है ना, और इस बिंदु पी से होता हुआ एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे, और यही पृष्ठ घासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो चलो इसका वर्णन कर लेते हैं जल्दी से। माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस केंद्र O और R त्रिज्या का एक गोला खींचा। यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं हम, आर त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। भाई देखिए, गॉस जो है ना वो विद्युत फ्लक्स के ही मान को बताता है। तो स्पष्ट सी बात है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स? विद्युत फ्लक्स। तो हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस, मतलब कि कुल मिला के हम यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह है, ये जो आपको चिन्ह नज़र आ रहा है ये समाकलन का चिन्ह है। तो ये हमको पता है कि डी एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब कुल मिला के जो बंद पृष्ठ है वो भी एक गोले की तरह व्यवहार करता है। तो गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रख देते हैं हम यहाँ पे। तो फाई ई इक्वल क्या निकल के आ गया यहाँ पे? फाइनली फाई ई निकल के आ गया ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये निकल के आ गया। परंतु गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि फाई ई इक्वल क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अब ये भी फाई ई और ये भी फाई ई, तो इन दोनों के आपस में क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। तो समीकरण हमने क्या किए? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब फाई ई इक्वल फाई ई है तो ये वाला मान इस मान के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिए? हमने यहाँ पे लिख दिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाइनली हम क्या करते हैं? यहाँ से E का मान निकालते हैं।
तो भाई ये गुणा के रूप में है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो ये देखो इसके बटे में चला गया ना, भाग में यहाँ पे आ गया। तो ये जो है हम इसको लिख दिए Q/4πε0 r का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दिया हमने। और ये जो निकल के आया ये क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्पष्ट सी बात है भाई, ई का मान निकल के आए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगी। अब हम क्या करते हैं, बल निकालेंगे। बल क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम तो पता है कूलाम का नियम तो बल के लिए ही बना है, तो बल भी हमको पता करना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में बल कितना लग रहा है। तो हमने क्या किया, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करें, Q0 की कल्पना करें, तब प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। भाई सिंपल सी बात है ना, बल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश मतलब उसको परीक्षण करने के लिए लेके जाएंगे हम यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये इस क्षेत्र के में जितने बल का अनुभव करेगा, भाई सिंपल सी बात है, तो वही बल होगा। तो हमने क्या किए, बिंदु P पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर, देखो बिंदु P पर हमने क्या किए, परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना किए। और तब Q0 पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, तो Q0 पर लगने वाला बल F इक्वल Q0 × E होगा। और ये कहाँ से निकल के आता है, तो हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। Q0 बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं जीरो बोल रही हूँ, ये थोड़ा गलत है। तो ये Q0 है ना, तो Q0 हो गया यहाँ पे। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इक्वल क्या हो गया, Q0 × E हो गया। तो इस E के मान को हम कहाँ रखेंगे, सिंपल सी बात है, वो वाला जो हमने E का मान निकाले हैं उसको हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि E का मान है। तो E का मान कितना था आपको पता ही है, E का मान जो था, ये देखो ये समीकरण में ऊपर जो है ये E का मान है, ये समीकरण नंबर 3 का। तो इस समीकरण नंबर 3 के मान को हम कहाँ रख देंगे, इस बल के सूत्र में। तो हमने यहाँ पे क्या किए, ई का मान रख दिए। ठीक है, ये देखो ई का मान रख दिए हमने यहाँ पे, और एक Q0 जैसा का वैसा है। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिए। हमने क्या किए, ये दोनों को Q और Q0 को दोनों को इधर साथ में लिख दिए, और ये जो 1/4πε0 है इसको अलग करके रख दिए, और ये r² के इसके अपॉन में लिख दिए। ऐसा व्यवस्थित करके इसलिए लिखे क्योंकि फाइनली ये कूलाम के नियम ही है, ये कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है ये उत्पन्न हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कूलाम के नियम में क्या होता है आपको पता ही है कि F समानुपाती होता है Q1 Q2/r², है ना। और जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, तो समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद में यहाँ एक नियतांक लग जाता था, और वो नियतांक क्या था, K था। और इसी नियतांक का जो मान है वो क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, तो यही नियतांक का मान यहाँ पे आ गया 1/4πε0। तो फाइनली ये समीकरण जो है वो कूलाम का नियम ही है। तो इस तरह से जो है आपको बल का मान मिल चुका न्यूटन। ठीक है, तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स, ये कूलाम नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से ये गलत हो गया है। तो ये बल का जो समीकरण है, तो ये समीकरण क्या है, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है जो निकल के आया। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हमने किसके नियम से, गॉस के नियम से, किसके नियम की उत्पत्ति की है हमने, कूलाम के नियम की उत्पत्ति किए। तो आप जो है इसे अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, बार बार समझ लीजिए कि हम कूलाम के नियम से गॉस के नियम की कैसे उत्पत्ति करते हैं। स्टूडेंट्स देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके पहले के जितने भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में सभी के सभी इसके पहले के लेक्चर डले हुए हैं, क्योंकि जब तक कि आप इसके पहले के लेक्चर नहीं समझोगे, आपको बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो आप इनके पहले के सारे लेक्चर जो है वो अच्छे से देख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने देखे कूलाम के नियम की उत्पत्ति, किसके नियम से, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति देखे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग था। तो ये जो है अनुप्रयोग यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। तो कल हम इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये प्रश्न हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, बेसिक पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।